नमस्ते। आज के इस खास एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद दमदार बिजनेस क्रांति के बारे में जिसने शून्य से 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीएस ग्रुप की। शायद हर दिन अखबारों की हेडलाइंस में इनका नाम ना दिखे, लेकिन पल्स कैंडी, पास पास, कैच मसाले और रजनीगंधा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज भारत के हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस शानदार सफर में डाइव इन करते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है 1929 की एक बेहद छोटी सी साधारण पान की दुकान, जहां सब कुछ खुले पाउच में बिकता था, और दूसरी तरफ आज का एक विशाल 10,000 करोड़ रुपए का डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पावर हाउस। मतलब ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है। ये नतीजा है दशकों की जी तोड़ मेहनत, कमाल की रणनीति और वक्त के साथ खुद को पूरी तरह से बदल लेने की क्षमता का। और यहीं से खड़ा होता है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। एक छोटी सी पान की दुकान ने अपने मेन तंबाकू बिजनेस के लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाले खतरे को कैसे झेला, और बिना किसी शोर शराबे के इतनी शांति से ये 10,000 करोड़ रुपए का एम्पायर कैसे बना डाला। सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट को मौके में बदल देने की है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 से, छोटी सी शुरुआत। बात है 1929 की। ब्रिटिश राज का समय था और दिल्ली के चांदनी चौक में धर्मपाल जी और उनके बेटे सतपाल जी ने एक छोटी सी पान मसाले की दुकान खोली। आप इसे उनकी एक टेस्ट लैब कह सकते हैं, जहां वो समझते थे कि ग्राहकों को असल में चाहिए क्या। लेकिन फिर 1940 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पूरे मार्केट में कच्चे माल की भारी कमी हो गई, इतनी कि कई छोटी दुकानें तो हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन यहीं पे उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बिचौलियों को पूरी तरह से हटा दिया और सीधा किसानों से कच्चा माल लाना शुरू कर दिया। इस एक कदम ने उस भयंकर सप्लाई चेन क्राइसिस को उनके लिए एक बहुत बड़े बिजनेस एडवांटेज में बदल दिया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, स्वाद का स्टैंडर्डाइजेशन। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि उस वक्त मार्केट का हाल क्या था। 1940 के दशक में पान मसाला मार्केट पूरी तरह से असंगठित था। कोई ब्रांडिंग नहीं, साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं, और सब कुछ बस खुले पाउच में बिक रहा था। इसी भारी अव्यवस्था के बीच डीएस ग्रुप ने एक बहुत ही अलग फैसला लिया, अपनी खुद की एक छोटी सी सुगंधी फैक्ट्री लगाने का। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत ही अजीब और अनोखा आइडिया था। लेकिन इस फैक्ट्री में धर्मपाल जी का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इतना सख्त था कि आप इसे उनका जुनून कह सकते हैं। सबसे पहले मसालों को एकदम सटीक अनुपात में मिलाया जाता था। उसके बाद धर्मपाल जी खुद सिर्फ सूंघ कर उस बैच का टेस्ट करते थे, और अगर खुशबू में उन्हें जरा सी भी कमी लगती ना, तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूरा का पूरा बैच उठाकर फेंक दिया जाता था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मार्केट में टिकने और लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये कंसिस्टेंसी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। इसी जुनून का नतीजा था कि 1946 में उनका पहला स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ज़फ़रानी पत्ती। अब मज़ेदार बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शुरुआत में इस पैकेज्ड पान मसाले को बेचने से साफ मना कर दिया, पर फाउंडर्स कहाँ रुकने वाले थे। वो सीधे सदर बाजार और कश्मीरी गेट की रिटेल दुकानों पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने दुकानदारों को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना मुश्किल था। 100% रिटर्न गारंटी, यानी माल नहीं बिका तो सब वापस। और बस इस गारंटी ने जादू कर दिया। साफ पैकेजिंग और बेहतरीन स्वाद की वजह से यह प्रोडक्ट सुपरहिट हो गया, और इसी कामयाबी ने 1958 में भारत के पहले ब्रांडेड च्यूइंग टोबैको बाबा के लॉन्च का रास्ता खोल दिया। इसके बाद कहानी में आता है एक नया मूड। भाग 3, रजनीगंधा लाइफस्टाइल ब्रांड। साल 1983 एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल कर रख दिया। रजनीगंधा, स्वाद रजनीगंधा का सबसे निराला। यह सिर्फ एक विज्ञापन की लाइन नहीं थी, यह अपने आप में एक पूरी मार्केटिंग क्रांति थी। उस दौर में पान मसाले के विज्ञापनों में ग्लैमर का दूर दूर तक कोई काम नहीं था। लेकिन डीएस ग्रुप ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और अविनाश वधावन जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ एक बेहद शानदार और ग्लैमरस कैंपेन लॉन्च कर दिया। इन विज्ञापनों में लोगों को बड़े ही स्टाइल में लाइफ एंजॉय करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए दिखाया गया। रजनीगंधा ने एक बहुत ही पारंपरिक सी आदत को एकदम प्रीमियम और फ्रेश लाइफस्टाइल सिंबल में बदल दिया। मतलब 1990 तक आते आते ना, ड्राई पान मसाला सिर्फ एक खाने की चीज नहीं रहा था, ये एक पूरा स्टेटस सिंबल बन चुका था, एक असली मास्टर स्ट्रोक। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मुश्किल दौर भी आता है। भाग 4, तंबाकू संकट और नया रास्ता। 1990 का दशक इस एम्पायर के लिए एक ऐसा खतरा लेकर आया जो किसी भी कंपनी को रातों रात खत्म कर सकता था।
मेडिकल रिसर्च तंबाकू के स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर लगातार और बहुत गंभीर चेतावनियां दे रही थी। एनजीओज और मीडिया का भारी दबाव था। कई राज्यों ने तो इस पर आंशिक या पूरी तरह से बैन लगाना भी शुरू कर दिया था और पैकेजिंग पर बड़ी बड़ी चेतावनियां छापना अनिवार्य हो गया था। अब सोचिए, उस वक्त कंपनी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तंबाकू उत्पादों से ही आता था, तो जाहिर है ये उनके लिए एक बहुत ही नाजुक समय था। इस संकट से निकलने के लिए कंपनी की नई पीढ़ी ने एक बेहद साहसिक सर्वाइवल प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने इस नई रेगुलेटरी सच्चाई को बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही तेजी से और पूरी रणनीति के साथ हाई डिमांड वाले एफएमसीजी सेक्टर्स की तरफ अपना रुख कर लिया। उनका विजन एकदम क्लियर था, अपनी तंबाकू निर्भरता को धीरे धीरे घटाकर 10% से भी नीचे लाना है, ताकि कंपनी का भविष्य सुरक्षित रहे और ब्रांड की एक साफ सुथरी इमेज बनी रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रणनीति जमीन पर कैसे उतरी। भाग 5, पल्स और एफएमसीजी बूम। उनका ये डाइवर्सिफिकेशन सच में बेहद आक्रामक था। वैसे तो शुरुआत 1987 में ही कैच ब्रांड के साथ हो गई थी, लेकिन असली रफ्तार पकड़ी 1999 में, जब कैच स्प्रिंग वाटर और पास लॉन्च हुए। इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। हॉस्पिटैलिटी में मनु महारानी होटल खोला गया, पैकेजिंग के लिए डीएस स्कैन पैक शुरू किया गया। 2011 तक आते आते वो डेयरी यूनिट्स और चिंगल्स जैसी च्युइंगम तक पहुंच चुके थे। इन सब के चलते 2014 तक उनकी तंबाकू पर निर्भरता घटकर सिर्फ 25% रह गई। और फिर 2015 में आया उनका सबसे बड़ा दांव, पल्स कैंडी। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो जरा ध्यान से सुनिए। पल्स कैंडी ने अपने लॉन्च के महज 8 महीनों के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया। 1 रुपए की कैंडी के लिए यह सच में दिमाग चकरा देने वाली सफलता थी। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि यह सब बिना किसी बड़े विज्ञापन के हुआ। यह सिर्फ और सिर्फ पल्स के उस अनोखे चटपटे फ्लेवर और लोगों के वर्ड ऑफ माउथ का जादू था। 326 करोड़ रुपए। साल 2017 तक अकेले इस एक कैंडी ने भारतीय कैंडी मार्केट का 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लिया था। मतलब इस एक सिंगल प्रोडक्ट की कामयाबी ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि डीएस ग्रुप अब सिर्फ तंबाकू या पान मसाले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने एफएमसीजी मार्केट की नब्ज को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया है। और इसी के साथ हम आते हैं आज के समय पर। भाग 6, साइलेंट जायंट की सफलता। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि डेटा खुद अपनी कहानी बयां कर रहा है। आज कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 42% फूड एंड बेवरेजेस का है। माउथ फ्रेशनेस का हिस्सा 38% है और तंबाकू, जो कभी इस कंपनी की इकलौती पहचान हुआ करता था, वो अब सिमटकर सिर्फ 10% रह गया है। इसके अलावा 3% रेवेन्यू हॉस्पिटैलिटी से आता है। जरा इन दोनों दौर के फर्क को महसूस कीजिए। 1990 के दशक में जहां इस कंपनी का 80 से 90% राजस्व पूरी तरह से तंबाकू पर निर्भर था, वहीं आज वो आंकड़ा सिकुड़कर मात्र 10% पर आ गया है। बिजनेस की दुनिया में सही समय पर सही दिशा में मुड़ने का, यानी एक परफेक्ट पिवट का इससे शानदार और दुर्लभ उदाहरण शायद ही कोई और होगा। लेकिन रुकिए, इस 10,000 करोड़ रुपए के माइलस्टोन के पीछे और 2030 तक 20,000 करोड़ तक पहुंचने के उनके लक्ष्य के पीछे असली ताकत क्या है? वो है इनका एक खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली डिस्ट्रीब्यूशन इंजन। 150 सुपर स्टॉकिस्ट्स, 5,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और पूरे देश के कोने कोने में फैले 15 लाख रिटेल आउटलेट्स। यही वो शांत ताकत है जो इस पूरी कंपनी को बिना रुके दौड़ा रही है। और हम सब जानते हैं, इतनी मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रातों रात खड़ी नहीं होती। तो आज के इस शोर शराबे वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जहां अक्सर काम से ज्यादा भारी पीआर और मार्केटिंग पर जोर दिया जाता है, ये केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या बिना किसी पीआर के एकदम शांति से अपना काम करते रहना और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करना ही बिजनेस के असली ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट है? इस सवाल को मैं आप पर छोड़ता हूं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस बेहतरीन एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।